जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए हम आपको अगला जो क्लास है हमारा क्लास 3 जो है, अब तक हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो एसएससी जीडी के लिए और सभी बैचों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कारगर होगा जब आप ये इसकी रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, आइए चलते हैं हम क्लास 3 के बारे में चालू करने। आज हमारा क्लास 3 है। इससे पहले हमने वर्णमाला में आपको व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, कौन कौन से व्यंजन किस तरीके से उनको आधा लिख सकते हैं, किस व्यंजन में जो बिंदु लगते हैं, कहीं ऊपर लगा हुआ, कहीं आपके दाहिने साइड लगा, कहीं बाएं साइड लगा हुआ, कहीं नीचे लगा हुआ, उनका मतलब क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें हमने इससे पहले कक्षा में डिस्कस कर लिया है। आइए हम आगे आपको बताते हैं कि आगे वर्णमाला के क्लास 3 में, ठीक है, इनका रिवीजन हम फटाफट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, जो स्वर का वर्गीकरण होता है, वो हम किस आधार पर करते हैं, कितने आधार हैं हमारे स्वरों को अलग अलग भागों में बांटने का। ठीक है, तो भैया अलग अलग हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से जानेंगे और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे जैसे स्वर जो होते हैं, आ दीर्घा, ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, री ए दीर्घ ए, ओ और औ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो स्वर को हम इनको बांटेंगे अलग अलग प्रकार से। ठीक, कितने तरीके से इनको बांटा जा सकता है। बात करें कि हम पहला हमारा क्या है, मात्रा के आधार पर। अगर हम आपको बताना चाहें कि मात्रा के आधार पर जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं, तो ये 3 प्रकार से करते हैं। 3 आधार पर हम इनको करते हैं। कैसे करते हैं, कौन-कौन से होते हैं कि हस्व स्वर होता है हमारा। अगर एक होता है आपका हस्व स्वर होता है, जिन्हें लघु स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ भैया, एक मात्रिक स्वर आपको दिख रहा होगा कि इसके उसमें ही इसका इसका जो परिभाषा है वो छुपी हुई है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक मात्रिक स्वर अर्थात जिनमें केवल एक मात्रा हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, या लघु स्वर बोलते हैं, या हस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, किन्हें जब मात्रा के आधार पर हम स्वर को वर्गीकरण करते हैं, तो एक हमारा क्या है, हस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, सबका नाम एक ही है। ठीक है, आगे है हमारा दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इसमें भी आपको दिख रहा हो जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। अगला हमारा क्या है, लुप्त स्वर। ठीक है, लुप्त स्वर क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको बताएंगे इनके बारे में क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पहले पहले हमारी बातें जो है वो एक मात्रिक स्वर की। तो एक मात्रिक स्वर वे होते हैं जिनमें कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे आ, ई, ऊ और री, ये क्या होते हैं हमारे, एक मात्रिक स्वर होते हैं, क्योंकि देखो इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, 2 मात्राएं नहीं लगी हुई है। ठीक है, अच्छा बात करें द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है भैया, 7 संख्या होती है। कुल 7 होते हैं कौन से, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अभी हम स्वर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, व्यंजन पे मत जाइएगा अभी। ठीक है, अच्छा फिर अगर देखें कौन कौन से हैं, दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ, ये सब जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इसमें सब में 2 मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए इसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, इनका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आइए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो हम बोले वही चीज़ लिखी हुई है। मतलब क्या, हस्व लघु स्वर एक मात्रिक स्वर, मतलब क्या कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात जिनको आप उच्चारण कर रहे हैं और उनको उच्चारण करने में आपको समय जो है वो कम लग रही है, समय अवधि जो रही है वो कम लग रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, लघु स्वर बोलते हैं या एक मात्रिक स्वर बोलते हैं या हस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, बात करें कि आ, ई, ऊ और री जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। बात करें कि दर्शन चिन्ह के बारे में, किनके बारे में, दर्शन चिन्ह के बारे में। मतलब अगर हम आप दिखाना चाहें कि एक मात्रा को हम कैसे दिखाते हैं, तो वो दिखाते कैसे हैं भैया, वो दिखाते हैं हम कैसे, इनको इस मतलब एक डंडा खींच के, एक पाई खींच के, उसके हिसाब से हम क्या कर देते हैं कि ये दिखाते हैं कि ये केवल एक मात्रा दिखा रहा है। समझ में आया। आगे देखिए, द्विमात्रिक जो स्वर होता है वो कौन होता है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। अर्थात जो आप जैसे आ बोले, आ, और आप इनको थोड़ा लंबा खींचिए कि आ, तो आपको वो समय जो लग रहा है वो अधिक लग रहा है। मतलब किससे, लघु स्वर के अपेक्षा दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हमें उनका 2 गुना समय लगता है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, दीर्घ स्वर बोलते हैं या 2 मात्रिक स्वर बोलते हैं, जिनमें 2 मात्राएं हो। ठीक है, जैसे दीर्घा, दीर्घी, ऊ, ओ और औ, ये सब क्या होते हैं हमारे, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। अच्छा, इनको दिखाते कैसे हैं, इनको दिखाते हैं हम एस आकार में बना के। ठीक है, यस के आकार में इनको दिखाते हैं, जहाँ ये लिखा होता है वहाँ समझ लीजिए वहाँ पे 2 मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, आप छंद में और अलंकार में, ये सब में आपको हम बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात करें लुप्त स्वर की, तो लुप्त स्वर अगर बात करें तो जो लुप्त स्वर होता है, जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे,
मतलब कि आप जो आपको दीर्घ स्वर का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उससे 2 गुना समय लग रहा है, थोड़ा और समय अगर लगे अर्थात जान लो कि उससे 3 गुना समय लग जाए। आपको लघु स्वर की अपेक्षा जब 3 गुना समय किसी शब्द को बोलने में अगर आपको लग रहा है, सॉरी शब्द को कहना यहाँ उचित नहीं है, वर्ण को कह सकते हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं कि तो क्या हो सकता है वो, उनको बोलते हैं लुप्त स्वर। ठीक है, ये देखो लघु स्वर से 3 गुना समय लगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होगा संस्कृत वाले शब्दों में ओम, जब आप बोलते हो देखो इसको आप जब बोलते हो उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें बोलने में अधिक समय लग रहा है, जैसे राम। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको खुद विजुलाइज करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमको बोलने में अधिक समय लग रहा है, किसकी अपेक्षा लघु स्वर से 3 गुना लग रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर से थोड़ा और अधिक समय हमको लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें जो होती हैं संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं, इनका जो लुप्त स्वर होते हैं इनका यूज़, इनका उपयोग हम संस्कृत में देखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बताएं अभी आपको कि जो हम स्वर को लिखते हैं, जैसे इनको मात्रा दर्शन चिन्ह जो बताए, वो देखो कैसे लिखते हैं कि हम किसी में एक मात्रा है या किसी में 2 मात्रा है वो कैसे पहचानेंगे। देखो जैसे कि रा लिखा हुआ है ना, तो हमने इससे सबसे पहली वाले कक्षा में हमने आपको बताया था किसी भी व्यंजन को हम आधा मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते, इन्हें लिखने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। वैसे ही करेंगे क्या, रा लिखे और आ लिखे, रा में हलंत करके इन्हें आधा रा बोला जाता है और प्लस में आ मिला। तो आ जो है वो कितनी मात्राएं हैं, एक मात्रा दिखा रही, इसलिए रा पे जो होता है वो केवल एक मात्रा ही होता है। क्लियर। अच्छा रा लगा के बड़ा की मात्रा लगा दिए। अब क्या हुआ, इनको अगर लिखना चाहेंगे हम, इनका विच्छेद कर, देखो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये आपको जब संधि पढ़ेंगे इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे आप रा लिखे, रा पे आ की मात्रा लगाए हुए हैं, तो इनको जब विच्छेद करेंगे हम, इनका जब संधि बनाएंगे तो रा आधा रा हो गया, हलंत लगा दिए नीचे, और बड़ा मिलके ये क्या बना देता है, रा बड़ा वाला रा। ठीक है, तो वो अगर बात करें इनमें स्वर की, जो इनको दर्शन चिन्ह कैसे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं किससे, एस के आकार में, हमने इससे एस के आकार में दिखा दिया है। ठीक है, बात करें जो व्यंजन की मात्रा नहीं होती, हाँ समझ लीजिए ये चीज़, जो व्यंजन होती है उनकी मात्राएं नहीं होती हैं, मात्रा सिर्फ किनकी होती है, स्वर की होती है। कभी आप देखते हो कि का पे कितनी का की मात्रा क्या है, कभी का की कहते नहीं कि हाँ भाई छोटा की मात्रा लगाओ या बड़ा की मात्रा लगाओ, छोटी की मात्रा लगाओ, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि का की मात्रा लगाओ। ठीक है, का पे मात्रा लगती है, का की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर हुई है। तो इसलिए व्यंजन की जो होती है वो मात्रा नहीं होती है, मात्रा किनकी होती है, केवल स्वर की होती है। क्लियर। अच्छा जो अच होते हैं, अच को क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं, और जहाँ हल होता है उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। क्लियर। ये तो हम चर्चा कर लिए किनके आधार पर, मात्रा के आधार पर। अब चर्चा करते हैं हम जिह्वा के आधार पर। अपने जीभ के आधार पर हम किसी व्यंजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। अगर अग्र स्वर, मतलब अग्र स्वर का मतलब ये होता है जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाए। आप जिह्वा के आधार पर जब करेंगे तो अपने जीभ को विजुलाइज कीजिए और सोचिए कि हम जीभ के अगले भाग से किन किन स्वरों को बोल सकते हैं। जिन स्वरों को हम बोलेंगे हमारे अग्र स्वर में आ जाते हैं। देखो जैसे आप ई, दीर्घ ई, ए और ए जब आप बोलेंगे, इनको उच्चारण करेंगे तो आपका जो अग्र जीव है वो उसमें टच होगा। ठीक है, बात करें कि हमारा जो मध्य स्वर होता है ये क्या होते हैं, इन्हें उदासीन स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जीभ के मध्य हिस्से से क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। मतलब आप जैसे आ बोलिए, आ जब बोलेंगे तो आपका मध्य जो स्वर है, मध्य जीव है, वो आपका उससे आप उच्चारित कर रहे होंगे। ठीक है, आप विजुलाइज करिएगा तो आप ये इनका उच्चारण करके खुद देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करें जो अग्र स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, वही ई, दीर्घ ई, ए और ए। ठीक है, अच्छा बात करें मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर हमारे जो होते हैं उनकी संख्या केवल 1 होती है। ठीक है, क्लियर। बाकी बात बताएं अगर हम आपको, पश्च स्वर जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ओ, ओ, ये सब जो चीज़ें हैं आपको पश्च हिस्से से, मतलब जीभ के जो पिछला हिस्सा है वहाँ से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या कुल 5 होती है। कितनी होती है भैया, 5 होती है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बताना चाहें आपको कि जिह्वा के आधार पर वर्गीकृत हो तो री को, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन पॉइंट है ये चीज़। ठीक है, देखिए जिह्वा के आधार पर वर्गीकृत हो तो री को क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो अगर आप जिह्वा के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं तो री को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अच्छा री से बनने वाले शब्द कौन है, जैसे ऋण हो गया, ऋषि हो गया, रिद्धि हो गया, सिद्धि हो गया। ठीक है, घृणा हो गया, कृष्ण हो गया, मृदा हो गया, गृह हो गया, ये सब क्या है, री से उच्चारित होते हैं। अच्छा आप अगर इनको लिखना, कोई बोले कि भैया री लिख के दिखाओ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जो उनका ध्वनि उच्चारण है वो री लग रहा है, मतलब ये जो री है वो व्यंजन में, व्यंजन के अंतर्गत आ जा रहा है। ठीक है,
इसलिए क्या कर देते हैं, उच्चारण के आधार पर जो स्वर का हम वर्गीकरण करते हैं वो कितना करते हैं, केवल 10 करते हैं। ठीक है, आप री का उच्चारण करिए और देखिए कि हाँ री को बोलने में हमारा व्यंजन शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहेंगे हाँ भैया री तो बोलने पे रा शब्द की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने होते हैं, केवल 10 होते हैं। ठीक है भैया, तो अगर बताएं आपको उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। क्यों होती है, क्योंकि री जो होता है हमारा वो व्यंजन शब्द के माध्यम से भी लगता है कि वो बना हुआ है, इसलिए हम री को हम इसमें स्वर में उच्चारण के आधार पर नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ कहोगे क्लियर। भैया ठीक है, बताएं कि अगर री और रा का जो भेद है ये चीज़ हम जान लेते हैं। री जो होता है, ये ऋषि वाला जो री है वो कौन सा है, स्वर होता है, और जो रा होता है वो व्यंजन होता है। ठीक है, अच्छा रा के अगर भेद देखें हम, तो रा का सामान्य रूप जो होता है, जैसे बात करें सामान्य रूप में, केवल जनरल रूप में अगर देखना चाहें तो रा से राकेश, रमेश ये शब्द बनते हैं। अच्छा रा का जो रेफ रूप होता है, मतलब ऊपर चोटी वाला जो आप रा लगाते हैं, जब उनको देखें, जैसे कर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, धर्म लिखा हुआ है, जुर्माना लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों में आप देखिए ऊपर रेफ वाला रा लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और होता है भेद, रा का पदेन रूप। पदेन मतलब क्या, पैर मतलब नीचे जो लगता है, जैसे देखिए देखिए क्रम में लगा हुआ है, प्रकार में, क्रिया में, भ्रम में, प्रवेश में, प्रकार में। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी कि पा में, का में और पा में, का में, ये सब जो चीज़ें आधा रा करके मतलब लगा हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, पदेन रूप बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और क्लियर है, यहाँ पे देखो नोट में लिखे हैं कि रा का जो रेफ रूप आधा रा होता है, मतलब जो यहाँ पे कर्म हुआ, धर्म हुआ, जुर्माना हुआ, ये सब जो होते हैं वो आधा रा के रूप में होते हैं, जबकि अन्य रा जो होते हैं वो पूर्ण, जैसे अगर लिखा हो राकेश में, आप देखिए सामान्य रूप में पूरा रा दिख रहा है आपको। अगर पदेन रूप भी है तो वो भी कैसा होता है, वो भी पूरा होता है, वो भी पूरा होता है। जैसे ट्रक लिखा हुआ है, तो ट्रक में जो रा है का पदेन रूप है, मतलब नीचे लगा हुआ है, तो रा जो होता है वो पूर्ण रूप है। ठीक है, भूलिएगा मत, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जब शुद्धि करने में आएगा तो आप यहीं से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बच्चों को यहाँ से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्णन करें। अब मुंह जो खुलने के आधार पर देख लेते हैं कि अगर हम मुंह हमारे बंद हो रहा है, खुल रहा है, उनके आधार पर हम स्वर को कैसे उच्चारित करते हैं। तो इनका प्रकार होता है, विवृत स्वर होते हैं। एक होता है क्या, विवृत स्वर होते हैं। मतलब विवृत स्वर का मतलब है यह मुख पूरा खुला। अगर आप कोई स्वर का उच्चारण करें और उनको उच्चारण करने में आपका मुख जो है वो पूरा पूरा खुल रहा है, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, विवृत स्वर बोलेंगे। और वो कौन सा होता है, आ, दीर्घ आ। ठीक है, दीर्घ आ होता है। ठीक है भैया, क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर, ये चीज़ हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आगे देखें कि अर्ध विपरीत जो स्वर होते हैं, मतलब अर्ध मतलब होता है आधा, मुख आधा खुले, अर्थात अगर आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आपका मुख केवल आधा खुल रहा है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कि वो भैया अर्ध विवृत स्वर होते हैं। देखो देखिए यहाँ पे मुख आधा खुला, तो वो क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर होते हैं। जैसे आ, ए और औ। आप देखिए मुंह का जो आगे का हिस्सा है, जो आपके ओष्ठ हैं, तो वो केवल आधा खुल रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर अगर बात बताएं आपको हम कि जो समृद्ध स्वर होते हैं, कौन से समृद्ध स्वर होते हैं, ये क्या होते हैं, मुख लगभग बंद हो जाए। अगर आपका किसी स्वर का उच्चारण करते वक्त मुख आपका लगभग बंद हो जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं भैया, उन्हें समृद्ध स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या देखिए, ई, दीर्घ ई, ऊ और ऊ। इनको बोलिएगा आप तो देखिएगा आपका जो मुख है वो केवल लगभग बंद हो जाता है, मतलब पूरा नहीं कह सकते, यहाँ पे लगभग की बात की है, मतलब थोड़ा बोड़ा बंद हो जाता है। क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। बात बताएं अगर आपको अर्ध समृद्ध स्वर, मतलब वही उसी का आधा, मुख अगर आधा बंद हो, यदि आप किसी स्वर का उच्चारण करते वक्त आपका मुख केवल आधा बंद होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। देखिए मुख आधा बंद हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं, जैसे ए और ओ। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल करिए, विजुलाइज करिए, देखिए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप कहोगे भैया ये चीज़ें हो रही हैं। क्लियर? आइए देखते हैं कि जो हमारा और क्या होता है, एक प्रकार होता है हमारा जातीय विभाजन, मतलब जाति के आधार पर हम इनको बांटते हैं। कैसे कैसे कि स्वर का जो विभाजन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, वो सजातीय मतलब जातीय विभाजन के रूप में भी होता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि भैया सजातीय स्वर होते हैं और एक विजातीय स्वर होते हैं। सजातीय मतलब जो समान हो, विजातीय मतलब जो अलग अलग हो। समझिए यहाँ पे देखिए, वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, मतलब एक ही कास्ट के हों, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सजातीय स्वर बोलते हैं। वे स्वर जो अलग अलग कास्ट के हों या जाति के हों, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम विजातीय स्वर बोलते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए देखते हैं इनको मिलाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, इनका हम उच्चारण कैसे कर पाते हैं। तो आइए वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपके पास दीर्घ आ लिखा हुआ है, तो दीर्घ आ जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं,
जब छोटा आ या लघु आ प्लस में लघु आ जब मिल जाता है तो आपका दीर्घ आ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो लघु आ आपका है और ये लघु आ ये है, इन दोनों में देखिएगा आप तो ये सब क्या है, एक ही कास्ट के, एक ही जाति, मतलब आ ही मिल रहा है और कोई अतिरिक्त जाति इसमें नहीं मिली, मतलब और अतिरिक्त कोई स्वर इसमें नहीं मिला हुआ, तो कहेंगे भैया ये एक ही जाति के हैं। तो जो दीर्घ आ होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है भैया, कहोगे वो सजातीय स्वर होते हैं। बात करें दीर्घ ई की, तो जो हम आपका जो दीर्घ ई होता है वो क्या होता है, वो उनका निर्माण कैसे होता है, जब उसमें हम लघु ई और लघु ई दोनों एक ही जाति के, मतलब दीर्घ ई लघु ई भी एक ही है और अगला भी लघु ई एक ही है, इन दोनों का जब मिलन होता है, जब ये मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, तो इनका क्या निर्माण होता है, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब देखिए ई भी एक ही जाति के हैं, एक ही कास्ट के हैं और हमारा ये भी एक ही जाति के हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम इन्हें सजातीय स्वर बोलते हैं, इनको दीर्घ ई को। बात करें दीर्घ ऊ की, तो दीर्घ ऊ जो होता है उनका निर्माण कैसे होता है, जब आपका लघु ऊ और लघु ऊ आपका मिल जाते हैं तो उनसे दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है। अब जो आपका लघु ऊ है और अगला लघु ई है, दोनों एक ही हैं, इसलिए इन्हें सजातीय हम स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए विजातीय के बारे में बात कर लेते हैं। जो विजातीय स्वर हैं जिनके अलग अलग जाति के होते हैं उनका मतलब क्या है, जैसे आप बनाना चाहें ए, तो ए कैसे बनाते हैं, जब आपका लघु आ और लघु ई मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आ है, लघु आ है, और जो आपका लघु ई है, लघु आ एक जाति का हो गया, लघु ई एक अलग जाति का हो गया। इसमें देखिए दोनों स्वर सेम नहीं है। अगर दोनों स्वर समान नहीं है तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, विजातीय, मतलब ये दोनों एक जाति के नहीं हैं, इसलिए इनका निर्माण क्या हुआ, ए का निर्माण हुआ है। बात करें कि आ लिखा हुआ है आपका ए का अगर बनाना चाहें हम कैसे बनाते हैं, ए का, तो आ और ए मिलता है, जब लघु आ और लघु ए मिलते हैं तो उनका कैसे निर्माण होता है, उनका दीर्घ ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लघु आ आपका जो है वो भी एक अलग स्वर है और जो ए है वो भी एक अलग स्वर है, इन दोनों का मिलन करके एक नया स्वर बनाया हुआ है। क्लियर। अच्छा, फिर अगर बताना चाहें जो आपका ओ होता है, तो ओ का निर्माण कैसे होता है, जब आपका लघु आ और लघु ई मिल जाते हैं तो कैसा निर्माण हो जाता है, आपका दीर्घ ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर बताएं औ का निर्माण कैसे करते हैं, जब आपका लघु आ और ओ मिलन होता है तो क्या बनाते हैं, वो औ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आ भी आपका अलग जाति का है, लघु आ, और जो ओ है वो भी एक अलग स्वर है, तो जब अलग अलग स्वर मिले इनके अंतर्गत आ गए, वो विजातीय स्वर के अंतर्गत आ गए। अच्छा, जो ये विजातीय स्वर होते हैं इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब कौन से, जो विजातीय स्वर होते हैं जो अलग अलग जाति के मिलते हैं, इन्हें संयुक्त मतलब क्या, जो मिलन हो जाए, अलग अलग स्वर मिलके किसी एक नए स्वर का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसका रिवीजन करते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगला रिवीजन करवाने के लिए। बाकी ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।